उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, इस सप्ताह में बहुत सारे काम कर रहे हैं। अगर खेत की कटाई हो चुकी है फसलों की, तो खेत में मिट्टी और पानी की जांच भी करवानी होगी। फसलों को सही तरीके से कैसे आप संभाल कर रखें, भंडारण कैसे करें, ये भी आपको करना होगा और खासकर आने वाले समय के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। तो खेती के कौन कौन से काम इस सप्ताह में कर रहे हैं, ये सब जानकारी देने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बनवारी लाल जाट। आप सस्य विज्ञान के प्रोफेसर हैं कृषि महाविद्यालय लालसोट दौसा में। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम साहब जी। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे डॉक्टर बनवारी लाल जी कि इस समय फसलों की लगभग कटाई हो चुकी है और बहुत सारे किसान साथी अभी भी कर रहे हैं और खेत धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। गर्मी जो है वो लगातार बढ़ रही है, तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो अपने कामों की प्रमुखता कैसे तय करें, खासकर इस सप्ताह में? किसान भाइयों, जिन्होंने कटाई कर ली है वो तो चलो ठीक है, जो कटाई कर रहे हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक तो जब अपने जो गेहूं में, जो तो खैर पहले कट चुका, गेहूं में अगर नमी की मात्रा 15 से 18% रह जाए तभी कटाई करनी चाहिए। अब किसान भाइयों को नमी का प्रतिशत का कैसे पता चले, इसका लिए बिल्कुल देसी तरीका ये है कि अपनी जो गेहूं की बाली है उसमें से गेहूं निकाल के और अपने दांतों के बीच में रखें और उसको दबाएं। अगर वो टूटते समय कट की आवाज़ करता है तो इसका मतलब अपना गेहूं कटाई के लिए तैयार है, तभी कटाई करें। अन्यथा अगर कच्चे अवस्था में कटाई कर लेते हैं तो भी उपज का नुकसान होगा और भंडारण में कीट भी ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि उस समय उसकी नमी की मात्रा भी ज़्यादा रहती है। और काटने के बाद में गेहूं की फसल को बंडलों में बांध बांध के अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही थ्रेसिंग फ्लोर पर इकट्ठा करें। जी जी। आजकल पश्चिमी विक्षोभ से मौसम बदल रहा है, तो मौसम पूर्वानुमान वाले के मौसम विभाग के आजकल मैसेज आते हैं सभी के मोबाइलों पे, उनको ध्यान में रखते हुए अपने गेहूं की फसल को इकट्ठा करने का और थ्रेसिंग की प्लानिंग करें। जी जी, बहुत ही अहम जानकारी आपने दी है कि एक नज़र तो रखनी है मौसम के जो बदल रहा है उसके मिजाज पर, और दूसरी नज़र रखनी है खेत में की जा रही गतिविधियों पर। तो सबसे अहम बात आपने बता दी है। अब हम जानना चाहेंगे कि जिन किसान साथियों ने फसल की कटाई कर ली है और अनाज का भंडारण अगर करना है उन्हें, तो वो किस तरह से सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं? हाँ, सुरक्षित भंडारण से पहले किसान भाइयों में कई जगह अब थ्रेसिंग भी चल रही है अप्रैल के महीने में, तो थ्रेसिंग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है ये बात जरूर जी आपको बतानी है। कई जगह से ये खबरें सुनने को आती हैं, इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं, थ्रेसर में आके किसी का हाथ कट जाता है, कई इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आती हैं, तो उसमें विशेष ध्यान रखें। एक तो जो भी थ्रेसिंग का कार्य करते हैं उनको कभी भी ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनने हैं और एक समय में पूरा एकाग्र होकर के उस काम को करना है। और दूसरी बात, ये जो धूम्रपान वगैरह है वो खलियान के आसपास नहीं करें, इससे भी काफ़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं जी। और थ्रेसिंग होने के बाद में जो भी अनाज आपका इकट्ठा होता है उसको फिर अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही आप भंडारित करें। भंडारण में जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उसमें अनाज में जो नमी होती है उसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। भंडारण के समय गेहूं में, जौ में, जितने भी अनाज वाली फसलें हैं उसमें 10 से 12% के बीच में नमी होनी चाहिए। इससे अगर 13-14% नमी रह गई तो कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा होता है, आपका अनाज जल्दी ख़राब हो जाता है जी। तो कई बार क्या होता है, मौसम की परिस्थिति को देखते हुए किसान जल्दी थ्रेसिंग कर लेते हैं, तो उसको अच्छी तरह से सुखाएं और सुखाने के बाद में सुबह के समय या शाम के समय ठंडे मौसम में भंडारण के लिए साफ पॉलीथीन के बैग में या जूट के कट्टों में
भर करके और भंडारित करें। और भंडारण के समय विशेष ध्यान ये रखना है कि भंडारण जब भी करें, जब जगह जो आपकी भंडारण कक्ष है उसमें लकड़ी के पाटिए रख करके उन पे आप कट्टों का या बोरियों का भंडारण करें। जी, तो सब एक बात यहाँ जानना चाहेंगे, जैसे आपने सलाह दी कि कट्टों का इस्तेमाल करें या बोरियों का इस्तेमाल करें, दूसरा ये कि कई बार किसान साथी जो है पिछले साल इस्तेमाल की गई बोरियां हैं या पुरानी बोरियां जिनमें भंडारण किया गया था उन्हीं का दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उनको उपचारित करके इस्तेमाल किया जा सकता है? जहाँ तक संभव हो आप नई बोरे में भंडारित करें, जिससे आपका अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं कि पिछले बार के कट्टे और बोरियों में भी अपने को भंडारण करना पड़ता है, तो उसके लिए उन जो बोरियां हैं उनको डेल्टामेथ्रिन नामक केमिकल से आप उपचारित करके और फिर ही अच्छी तरह से सुखाने के बाद में फिर उसमें भंडारित करें। और भंडारण इसमें क्या कोई जैविक तरीका भी है? जैसे आपने जो केमिकल का बताया वो तो है, क्या कोई जैविक तरीका भी हो सकता है? बिल्कुल, आप जैविक तरीके से गेहूं को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपने जो जितना भी गेहूं है उसको 5% नीम के तेल से उपचारित करें। जैसे अपन बीज बोते समय बीज का उपचार करते हैं, उसी तरह भंडारण से पहले बीज को, जो दाना है अनाज है, उसको नीम के तेल से उपचारित करें और फिर अच्छी तरह से सुखाने के बाद में फिर उसको भंडारित करें। तो क्या नीम के तेल से उपचारित करने के बाद वो खाद्य पदार्थ में मतलब अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है? हाँ, वैज्ञानिकों ने ये पूरा ट्रायल करने के बाद में इसी तरह से डोज डिसाइड करी है कि खाने के बाद में अगर इस उपचारित के बाद में अगर खाते हैं तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कई बार जो ये नीम के तेल के बजाय कैस्टर ऑयल, जो अरंडी का तेल होता है, उसको भी मिलाते हैं। अगर उसको ज़्यादा मात्रा में मिला देते हैं तो ज़रूर कुछ हानिकारक हो सकता है, पेट संबंधी कई समस्याएं पैदा कर देते हैं। तो अगर वैज्ञानिकों द्वारा बताई हुई मात्रा के अनुसार अगर उसको मिलाते हैं तो बहुत अहम जानकारी यहाँ पर डॉक्टर बनवारी लाल जी दे रहे हैं। सबसे अहम तो ये कि जो भी रासायनिक जो केमिकल्स हैं उनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनको अंतिम विकल्प के तौर पर आप इस्तेमाल करें। जैविक तरीके बहुत सारे हैं, उनसे भी आप सुरक्षित अनाज का भंडारण आप कर सकते हैं, जो कि सेहत के लिए भी सुरक्षित है और अनाज भी उसमें सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी खेत भी खाली हो रहे हैं और खेत खाली होने के दौरान गर्मी की जुताई भी किसान साथी करते हैं, तो गर्मी की जुताई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है खेत के लिए और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए? किसान भाइयों, आजकल जैविक खेती का युग है, केमिकल का प्रयोग कम करना चाह रहे हैं। जो भी जागरूक किसान हैं, इनोवेटिव किसान हैं, वो ये चाहते हैं कि मेरी फसल में जहर की मात्रा कम हो, और इसके लिए प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है गर्मी की गहरी जुताई। और ये जो समय है, ये गर्मी की गहरी जुताई का सर्वोत्तम समय है, क्योंकि इस समय अपन रबी की फसल की कटाई कर लेते हैं और कटाई करने के बाद जब खेत खाली हो जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत नमी बचती है। उस नमी का उपयोग करते हुए खेतों में मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई अवश्य करें। जहाँ भारी मिट्टी है, जहाँ काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जैसे ही रबी की फसल की कटाई हो उसके बाद में उसी नमी को उपयोग करते हुए खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करें। और वो जुताई भी इस तरह से करें कि खेत में मोटे मोटे ढेले बने, वो काफ़ी लाभदायक रहते हैं। इस गहरी जुताई से जितने भी खेत में पड़े हुए फसल में लगने वाले कीट, बीमारियों के जो अंडे हैं, जीवाणु हैं, लार्वा हैं, प्यूपा हैं, वो ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं। जुताई से, मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, और बाहर आकर के कई तरह के पक्षी, जो चिड़िया वगैरह है, वो उसको खा के नष्ट कर देते हैं। प्राकृतिक तरीके से एक तरह से जमीन का उपचार हो जाता है इससे, और उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। हाँ, तो गर्मी की जुताई बेहद जरूरी है। हम एक बात और जानना चाहेंगे, मिट्टी और पानी की जांच ये कितनी जरूरी है? कई बार किसान साथी जो एक साल अगर मिट्टी पानी की जांच करवा ली और अगली अगर नेक्स्ट जो फसल ले रहे हैं उससे पहले वो मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं, तो क्या हर बार फसल चक्र जब अपना रहे हैं या नई फसल ले रहे हैं तो क्या मिट्टी की जांच करानी जरूरी है? हाँ, हर बार अगर मिट्टी की जांच कराते हैं तो वो बढ़िया रहता है, लेकिन फिर भी अगर
मिट्टी की जांच हर बार जांच करवाना पॉसिबल नहीं हो तो कम से कम 3 साल में एक बार आप अवश्य जांच कराएं। जी। और जैसे ही गर्मी का मौसम है, मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जुताई कर दी, उसके बाद में मिट्टी की जांच का समय आता है। जी। और मिट्टी की जांच के लिए आपके खेत में से एक ही जगह से मिट्टी नहीं उठाते। अभी किसान भाई क्या करते हैं, जल्दीबाजी में गए, एक जगह से पाव भर आधा किलो मिट्टी ली और उसको मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में भेज देते हैं। इस तरह की मिट्टी जांच का कोई उपयोग नहीं है। मिट्टी की जांच इस तरह से होनी चाहिए कि जितनी गहराई तक जड़ें जाती हैं, अपन फसल लेते हैं तो 15-20 सेंटीमीटर गहराई तक उसकी जड़ें जाती हैं, तो वहाँ तक की मिट्टी का पूरा परिदृश्य सामने आना चाहिए। तो उसके लिए एक खेत से, जो मान लो 1 हेक्टेयर का खेत है, तो 4-5 जगह से मिट्टी के सैंपल लेने चाहिए। और मिट्टी के सैंपल किस तरह से लें, ये सबसे महत्वपूर्ण है किसान भाइयों। मिट्टी के सैंपल लेने के लिए एक वी आकार का गड्ढा, वी आकार का मतलब एक जैसे इधर से काट करो और दोबारा इधर से करो, खुरपी से करो, फावड़ी से करो, जो भी वो मिट्टी आए उसको निकाल के अलग रख दो। वी आकार का गड्ढा हो जाता है। उसमें फिर एक साइड से अपनी खुरपी से 1 इंच मोटी परत ऊपर से लेके 20 सेंटीमीटर नीचे तक की ले तो उससे लगभग 1 किलो के आसपास मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। 5-7 जगह से करेंगे तो 5-6 किलो मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। और उसी को लैब में भेजे जांच करवाने के लिए, ताकि सही तरीके से। पूरी 6 किलो मिट्टी नहीं भेजनी है, उसको इकट्ठा करके अच्छी तरह से मिला के, कंकर वंकर पेड़ पौधे की पत्तियां हैं उनको हटा करके और अच्छी तरह इकट्ठी करने के बाद उसके 4 भाग करके 2 भाग हटा दें। 6 किलो मिट्टी में से 3 किलो मिट्टी रह जाएगी। फिर उसको अच्छी तरह से मिला के फिर 4 भाग करें, दूसरे अपोजिट साइड के 2 भाग हटाएं तो 1.5 किलो मिट्टी रह जाएगी। यही प्रक्रिया एक बार फिर करें तो आधा किलो 600-700 ग्राम मिट्टी रह जाएगी। उस मिट्टी को फिर पूरी अपने एक पर्ची चिपका के उसमें खुद का नाम, पिता का नाम, खुद के मोबाइल नंबर, खेत का नाम और व्हाट्सएप नंबर, अपना खेत से जुड़ा हुआ, हाँ, वो सारा लिख दें। ये भी दें, जिससे मिट्टी की जांच आजकल व्हाट्सएप पे भी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वाले किसान को भेज देते हैं। बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है। इसी में मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि मिट्टी की जांच के लिए जो सैंपल लेते हैं कौन सी जगह से नहीं लें, इस बात का जरूर ध्यान रखें किसान भाइयों। पेड़ की छाया के नीचे से मिट्टी का सैंपल नहीं लेना चाहिए। जहां पानी का चैनल हो, जिसको धोरा बोलते हैं, उसके पास से भी मिट्टी का सैंपल नहीं लेना चाहिए। जहाँ खाद की ढेरी रखी हुई हो उसके आसपास से भी मिट्टी का सैंपल नहीं लेना चाहिए। बाकी बची हुई जगह पे आप 1 हेक्टेयर में 5-6 जगह से, 5-7 जगह से, जहाँ बहुत बढ़िया पैदावार होती है वहाँ से भी लें, जहाँ कम पैदावार होती है वहाँ से भी लें, और पूरे खेत का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी की जांच से खेत का स्वास्थ्य कैसा है, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, वो पता चल जाता है, और क्या फसल उसमें उपजाई जा सकती है वो भी पता लग जाता है। तो ये बेहद जरूरी है। किसान साथियों, मिट्टी की जांच करवाना ना भूलें। नहीं करवाया है तो अभी आप मिट्टी जांच की तैयारी कर सकते हैं, ये भरपूर समय है आपके पास। सर, जायद फसलों की भी बुआई करने का ये समय है जो खेत खाली हो गए हैं, तो जायद की कौन कौन सी फसलों की बुआई कर सकते हैं और क्या ध्यान रखें? हाँ, किसान भाइयों में जो थोड़ा सा जो बोने वाले हैं, चने बोने वाले हैं, उन्होंने मार्च के अंतिम सप्ताह में, पिछले सप्ताह में जायद फसलों की बुआई कर ली है, या ज़्यादातर अब जो अप्रैल का प्रथम सप्ताह है उसमें बुआई करेंगे। तो उसमें अपने मूंग की फसल है, चौड़ा की फसल है, गुआर की फसल है, और अगेती मूंगफली भी बीकानेर गंगानगर वाले रीजन में अगेती जो मूंगफली है उसका भी बुआई का समय अप्रैल का महीने में आता है। तो इस तरह की फसलों की बुआई करें। मूंग के लिए जो जायद फसल में मूंग लेते हैं उसके लिए RMG 62 किस्म है, RMG 492 किस्म है, MUM 2 किस्म है, पूसा बैसाखी, जो नाम से ही पता चलता है कि बैसाख के महीने में इसकी बुआई की जाती है। तो इस तरह की IPL 02-3 किस्म है। ये किस्में मूंग की ऐसी किस्में हैं जिनको अपन अब इस समय उगा करके, और रबी के और खरीफ की फसल के बीच में अगर पानी की उपलब्धता है तो इसमें अपन जायद की फसल लेकर के अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। जी। और इसमें भी क्या खाद का ध्यान रखना होता है, और खासकर हरी खाद के लिए अगर फसल लेनी है तो फिर क्या कर सकते हैं? जी,
देखिए आजकल रासायनिक उर्वरकों के बजाय किसान भाई जैविक खादों पर फसल उत्पादन करना चाहता है जी। रसायनों का प्रयोग तो कम करते ही करते हैं, लेकिन ये जो यूरिया डीएपी है उसको भी वो कम प्रयोग करना चाहता है ताकि अच्छी क्वालिटी का अनाज गुणवत्तापूर्ण उसको उत्पादन हो सके। हो सके और उसका स्वास्थ्य सही रहे। तो उसके लिए खेत में यूरिया डीएपी का और कोई सोर्स वो नहीं है। इसके लिए अपने को हरी खाद का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट तो प्रयोग करते ही हैं। तो खरीफ की फसल में अगर आपने को हरी खाद का प्रयोग करना है तो उसके लिए अभी जायद में चाहे अपन ग्वार बोएं, चाहे मूंग बोएं, चाहे ढेंचा बोएं, चाहे सनई बोएं, इनको बो करके और जब भी 50% फ्लोरिंग की 50% फूल आने की अवस्था होती है उस समय हैरो से उसे काट करके खेत में मिला दें जी। जिससे अच्छी मात्रा में खेत में पोषक हरी खाद तत्व अगली फसल को मिलेंगे और बिना यूरिया डीएपी या बहुत कम मात्रा में प्रयोग करने पे भी आपको जो खरीफ की फसल की पैदावार होगी उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी, अच्छी पैदावार मिलेगी और खाने वाले का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। कम लागत में पोषक तत्व भी पूरे मिलेंगे और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी मिलेगा। हम हरे चारे की अगर बात करें तो हरे चारे की बुआई भी किसान साथी करते हैं, तो उसके लिए कौन सा समय सही रहेगा? हाँ, किसान भाइयों, खाने के लिए अगर आदमी के लिए गेहूं की कमी होती है तो वो कहीं दूसरे प्रदेश से भी आ जाता है, लेकिन अगर पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाती है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि चारा बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में आता है और उसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारा खर्चा होता है। तो अपने पशुधन को देखते हुए उसमें चारे की व्यवस्था अपने आसपास या अपने खेत में ज़रूर करें, जिससे आपको चारे का ट्रांसपोर्टेशन में होने वाला खर्चा कम लगे। अभी जायद में अपन चरी, चाहे बाजरे की चरी करो चाहे ज्वार की करो, ये करने से अपने को चारे की उपलब्धता हो जाती है और चरी, बाजरे या ज्वार की चरी को पैदा करने के लिए या बुआई करने के लिए ये सर्वोत्तम समय है। अभी इसी समय रबी की फसल काटने के बाद में जहाँ पानी की सुविधा है वहाँ पे अगर बाजरा बोना चाहते हैं तो राज बाजरा चरी 1, राज बाजरा चरी 2, राज बाजरा चरी 3 किस्में आती हैं जो कि जायद में हरे चारे के लिए बुआई की जा सकती है। बहुत बढ़िया किस्म है। हमारे पास समय कम है, हम जानना चाहेंगे बागवानी में इस वक्त क्या कर सकते हैं, तो बागवानी के कुछ प्रमुख कार्य है वो भी आप दर्शकों को बताएं। हाँ, बागवानी में एक तो आप नियमित अंतराल पे जो पानी दे रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखें, वो उसी अंतराल पे देते रहें। और जिन किसान भाइयों के बेर का बगीचा है उनके लिए कटाई छटाई के ये सर्वोत्तम समय है। इस समय अगर बेर के पौधों में कटाई छटाई करते हैं तो जो नई कोपल निकलती है, नई शाखाएं निकलती हैं, उसी में बेर लगता है। अगर कटाई छटाई नहीं करेंगे तो कई बार देखते हैं बेर के बगीचे में साहब बेर ही नहीं लगे। अरे भैया, बेर कहाँ से लगेगा? उसको आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में उसकी कटाई छटाई करते और कटाई छटाई के बाद में उसमें जो नई कोपल निकलेंगी, नई शाखाएं निकलेंगी, उसी में बेर लगते हैं। तो ये सर्वोत्तम समय है कटाई करने का। आपके संबंधित जो भी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ के उद्यान वैज्ञानिक से जाके और डिटेल से आप 6 बड तक कहाँ तक किस तरह से कटाई करनी है वो अच्छी तरह से वहाँ पता करके आपके बेर के बगीचे की कटाई छटाई अवश्य करें। जी जी। और बागवानी में अगर रोग कीट नियंत्रण करना हो तो संक्षेप में क्या उपाय अपना सकते हैं? अभी कुकुरबिटेसी की जितने भी फसलें हैं जी, वो फ्लावरिंग अवस्था में हैं और फलमक्खी का इस समय प्रकोप होने की पूरी संभावना है। किसान भाइयों, फलमक्खी के लिए सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप फेरोमोन ट्रैप्स लगाएं, जिससे फलमक्खी के जो नर मादा हैं वो उसकी गंध से एकत्रित हो जाएंगे और वहाँ आकर के और नीचे आप पानी के एक परात में पानी भर के और उसमें जो गुड़ का पानी और उसमें कोई भी एक जहर, चाहे ऐसे इमिडाक्लोप्रिड हो, कोई सा भी कीड़े मारने का जहर उस पानी में मिला दें, जिससे वो कीड़े एकत्रित होकर के, और चाहे लाइट ट्रैप हो, चाहे फेरोमोन ट्रैप हो, चाहे बैट ट्रैप हो, इन तीनों तरीके से अपन
कीटों का बिना नियंत्रण बिना कर सकते हैं। रसायनों के अपन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। जी जी। और अगर कोई सावधानी बरतनी हो इस सप्ताह में तो संक्षेप में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे किसानों को? किसान भाइयों, सावधानी ये ही बरतें कि सबसे पहले गर्मी की गहरी जुताई करनी है, मिट्टी की जांच करानी है, जिससे आपको जितनी मात्रा में उर्वरकों का, खाद का प्रयोग करना है उसी मात्रा में करें। और जितनी भी जायद की फसलें हैं उनको समय पर बोएं। और जायद फसल में अगर कोई, जैसे मान लो गुआर की फसल है, जो सब्जी की गुआर लगा रहे हैं किसान, M83 किस्म है, जिन्होंने लगा दिया उसमें गुआर आना शुरू हो गया और इस समय भी गुआर लगा सकते हैं। तो उसमें अगर कोई खरपतवार की समस्या होती है तो निगरानी रख लें, तो उसकी। निगरानी रखें, जहाँ तक संभव हो खुरपी से निकालें। और अंतिम हथियार के तौर पे अगर इमिजा थापर या इमिजा मॉक्स का प्रयोग करके जी जी, बहुत ही खरपतवार अहम नियंत्रण जानकारियां डॉक्टर साहब आपने किसान साथियों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, जितनी भी जानकारियां इस कार्यक्रम में दी गई हैं उन पर आप अमल कर सकते हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें लिख भेजिए चिट्ठी। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झलाना डूंगरी, जयपुर। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।